आप सभी का हिंदी व्याकरण की प्रथम कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हिंदी व्याकरण एक ऐसी विधा है, हिंदी का एक ऐसा भाग है जो प्रत्येक परीक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर बच्चों का यह मानना है कि संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय आदि बहुत कठिन होते हैं, किंतु मैं आपको एक तथ्य से परिचित कराता हूँ कि हिंदी व्याकरण इतनी कठिन नहीं है जितनी कि इसके बारे में अवधारणा बनी हुई है। प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न अवश्य आते हैं। एक बहुत ही सहज सामान्य सी विषय वस्तु से हम हमारी हिंदी व्याकरण प्रारंभ करते हैं। हमने जो प्रथम शीर्षक उठाया है वह है विराम चिन्ह। आप सभी को जो कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे, उसे सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर व्याकरण के जो मोटे मोटे भाग हैं बस वही उन्हें समझ आते हैं, किंतु व्याकरण बहुत सारे पदबंधों से मिलकर के बनती है और उनमें विराम चिन्ह की अपनी एक विशिष्टता होती है। आज के कालांश में हम यह जानेंगे कि विराम चिन्ह वास्तविक रूप से क्या है, किस प्रकार से। वस्तुतः किसी बात को, एक अपने आशय को अभिव्यक्त करने के लिए हम कहीं रुकते हैं। रुकने से तात्पर्य है कहीं पर हम हमारी बात को एक जगह थोड़ा सा दबाकर बोलते हैं, और ये जो रुकना है यही विराम कहलाता है। इस विराम को जब लिखित भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वो एक चिन्हों के रूप में अभिव्यक्त होती है, यही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह परस्पर कथन को जोड़ने का कार्य करता है। जो ये आपको एक डैश सी दिखाई दे रही है, ये योजक चिन्ह के प्रयुक्त जो मूल चिन्ह है। विवरण चिन्ह, ये दो बिंदु और आगे एक डैश, ये विवरण चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, ये एक माइनस सा जो आपको दिखाई देता है, ये एक निर्देशक चिन्ह है। संक्षेपण चिन्ह, किसी चीज को छोटे करने में, व्यक्त करने में, ये जो आपको शून्य सा दिखाई दे रहा है, ये संक्षेपण चिन्ह का प्रतीक है। कोष्टक, तीन प्रकार के कोष्टक हम प्रयोग में लेते हैं: छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। फिर समाप्ति चिन्ह, एक छोटा योजक, बीच के अंदर एक शून्य सा, फिर योजक, फिर शून्य सा, इस तरीके से ये समाप्ति चिन्ह है। फिर पुनरुक्ति चिन्ह, जिसमें ये दो ऊपर की तरफ ये कोमा की भांति जो दिखाई दे रहे हैं, ये पुनरुक्ति चिन्ह के प्रतीक हैं। फिर एक विकल्प चिन्ह, एक ऑब्लिक का, एक जो तिरछी जो रेखा है, ये विकल्प चिन्ह में प्रयुक्त होती है। लोप चिन्ह, यानी किसी चीज का लुप्त होना, वो ये इस तरीके से कि जहां पर भी आपको ये डॉट्स दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि लोप चिन्ह की बात की जा रही है। प्रश्न सूचक, ये इस तरीके से एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर अवतरण चिन्ह, किसी भी उदाहरण को व्यक्त जब किया जाता है तो उसे अवतरण चिन्ह में, ये दो प्रकार के होते हैं, एक हरा एवं दोहरा। एक इस तरीके से, एक सिंगल और एक इधर इस तरह से, और इसी प्रकार से एक ये दोहरा, दो ये बने हुए इस तरीके से। फिर है अल्प विराम जो कोमा, फिर अर्ध विराम, एक बिंदु और नीचे एक कोमा, फिर अपूर्ण विराम, ये दो डॉट, फिर पूर्ण विराम, एक खड़ी पाई बिल्कुल सीधी, फिर विस्मयादि बोधक अथवा संबोधक, ये चिन्ह, इसमें खड़ी पाई और नीचे एक डॉट, और फिर तुल्यता चिन्ह, ये दो बराबर के से जो चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं, ये तुल्यता चिन्ह हैं। इस प्रकार से विराम चिन्ह की एक सारणी है। इन चिन्हों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इनका विश्लेषण कीजिएगा कि किस प्रकार से किस चीज के लिए हम कौन से चिन्ह को हम प्रयुक्त करते हैं।
अब बात करते हैं हम विराम चिन्ह की, कि विराम चिन्ह है क्या। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। जब हम कोई पदबंध, किसी वाक्य की समाप्ति के लिए हम लिखित भाषा में जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। चिन्ह दो भागों में वर्गीकृत हैं, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। विराम चिन्ह में सर्वप्रथम हम लेते हैं पूर्ण विराम। ये वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किया जाता है। वर्तमान जो समय है उसमें हिंदी ने, इसको खड़ी पाई भी बोला जाता है, हिंदी ने खड़ी पाई के स्थान पर बिंदु का प्रयोग प्रारंभ किया है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने एक रेड मार्कर से एक डॉट लगाई है। ये बिंदु जो कि मूलतः अंग्रेजी में प्रयोग होता है, जिसे आप फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर पूर्ण विराम के रूप में भी प्रयुक्त होने लगी है। इसके दो उदाहरण हैं। राजेश मेहनती लड़का है, इसमें हमने खड़ी पाई का पूर्ण प्रयोग किया। लेकिन अब आधुनिक हिंदी में ऐसा भी चल रहा है कि सुशील घर जा चुका है, तो ये डॉट भी आपके पूर्ण विराम का प्रयोग करती है। फिर है अपूर्ण विराम या उपविराम, इसे कॉलन भी कहा जाता है। ब्रैकेट के अंदर ये दो डॉट इस तरह से। और यहाँ पर भी आप देखिएगा, जो मैंने पहले पूर्ण विराम जो अभी बताया है, इसमें एक प्रकार से खड़ी पाई या यानी इसके अथवा में एक डॉट, और उसी प्रकार से अपूर्ण विराम अथवा उपविराम, इसमें जिसे हम कोलन के नाम से जानते हैं, इसमें भी दो डॉट का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः ये थोड़ा जटिलता लिए हुए है। इसमें एकांकी, नाटक और संवाद, इन तीनों के लेखन में वक्ता, पात्र अथवा पात्रा यानी स्त्री अथवा पुरुष के पश्चात ये प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें उदाहरण है, देखिए पूजा। पूजा एक वक्ता है, इसमें ये दो डॉट आ गई। इसका मतलब ये क्या है कि पूजा शब्द बोलने के बाद में हम रुके। भाई पढ़ाई कर ले, अब यहाँ पर वाक्य पूरा हो चुका है। फिर राहुल, फिर ये दो डॉट, राहुल जवाब दे रहा है। अब राहुल वक्ता है, पूजा मैं पढ़ लूंगा। अब यहाँ पर भाव में परस्पर संबंधित वाक्य विभाजन हेतु प्रयुक्त होते हैं। कई बार हम ऐसे वाक्य का चयन करते हैं अथवा हमें ऐसे वाक्य मिलते हैं जिन वाक्य में भाव बहुत प्रमुख होता है। भाव के कारण वाक्य की मूल प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। तो भाव में जो परस्पर यानी एक दूसरे के ऊपर ये आधारित हैं, संबंधित वाक्य का विभाजन करने के लिए, वाक्य एक है लेकिन उसके दो टुकड़े कर दिए गए और दोनों सार्थक अर्थ रखते हैं, विभाजन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? अपूर्ण विराम अथवा उपविराम। देखिए उदाहरण है, तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, ये पूर्ण एक वाक्य है। फिर इसमें दो डॉट लगा दी, ये किसका प्रयोग है? कोलन का, कि तुम घर छोड़ रहे हो। क्या चीज सुनी है? कि तुम घर छोड़ रहे हो। ये एक वाक्य है और एक वाक्य यह है कि तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, लेकिन इस वाक्य पर आश्रित क्या है? कि तुम घर छोड़ रहे हो। अब है अर्धविराम। इसमें जो वक्ता है वह अपूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरता है। अर्धविराम को ये एक डॉट और इसके नीचे कॉमा। पर, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, तो भी के पश्चात ये प्रयुक्त होता है। जहां पर भी आपको ये शब्द प्रतीत हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि जरूर इसका प्रयोग है। उदाहरण है, महेश आज उदास है क्योंकि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। यहाँ पे हमने क्योंकि शब्द का प्रयोग किया है। और लगातार जो आने वाले पदबंध हैं उनमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, रात्रि चर का विचरण। फिर देखिए हमने यहाँ कोमा लगाया है, सुबह पक्षियों का कलरव मन को आनंद से भर देता है। यहाँ पर हमने जो ये वाक्य है रात्रि चर का विचरण, इन शब्दों के बाद में हमने हमारी बात को कुछ पल के लिए हम रुके। फिर सुबह पक्षियों का कलरव,
मन को आनंद से भर देता है। ये विपरीत भाव प्रकट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबंधित वाक्यांशों को परस्पर अलग करने में यानी पृथक करने में एवं समानाधिकरण वाक्य के मध्य अर्धविराम का प्रयोग होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि विपरीत भाव प्रकट करने में, संबंधित वाक्यांशों को परस्पर पृथक करने में एवं समानाधिकरण वाक्य के मध्य अर्धविराम प्रयोग में होता है। उदाहरण देख लीजिए, विपरीत भाव की अभिव्यक्ति। उदाहरण, संघर्ष करो, फिर देखिए आप डॉट और एक कोमा, भागो मत, कि संघर्ष करो लेकिन भागो मत। संघर्ष करना यानी किसी परिस्थिति में रुके रहना, और भाग जाना यानी उस चीज से बिल्कुल अलग हो जाना। फिर है संबंधित वाक्यांश पृथक। दो वाक्य हैं परस्पर जुड़े हुए हैं लेकिन उनको अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण है, राधा इस कार्य में निपुण है, यह गीत उसने गाया है। राधा किस कार्य में निपुण है? राधा गीत गाने में निपुण है, इसलिए यहाँ पर एक वाक्य है, राधा इस कार्य में निपुण है। यहाँ पर यह वाक्य पूर्ण हो गया। फिर हमने ये जो आपके अर्धविराम में इसका प्रयोग किया और फिर हमने इसको पूर्ण किया वाक्य को कि यह गीत उसने गाया है। तो वाक्य हैं परस्पर उनको अलग करने में, संबंधित जो वाक्यांश है उसको पृथक करने में, इस वाक्य पर यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये इस कालांश में हमने ये जाना कि विराम चिन्ह की सारणी किस प्रकार से है, क्या क्या है, इसको किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और विराम चिन्ह है क्या। वस्तुतः हम जहाँ पर आकर के कुछ पल के लिए ठहर जाएं, जहाँ हमारा ठहराव हो जाए, जहाँ पे हम कोई भी लिखित अथवा हम मौखिक बात को, जहाँ पे हम बलपूर्वक अपनी बात को रखना चाहें, वहाँ पे हम थोड़ा सा विराम लेते हैं। यही एक ठहराव है जो कि मूलतः पदबंध और वाक्य की समाप्ति पे हमें पृथक रूप से प्राप्त होता है। आगामी कालांश में बच्चों हम विराम चिन्ह के अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने विराम चिन्ह की सारणी एवं विराम चिन्ह के स्वरूप को जाना। आगामी कालांश में हम अन्य विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।